बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ CSS, PMS एंड PCS। आज की वीडियो में हम एक ऐसे जो बार बार मुझे कहा जा रहा था कि आप इस पे ऐसे दें, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, रीजंस, इफेक्ट्स एंड सजेशंस, ये पढ़ेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप लोगों को रीज़न्स का पता हो तो आप इफ़ेक्ट्स अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, और मैं ओरली भी बताऊंगा इसके बारे में। इसके अलावा ये जो ऐसे है तकरीबन 1500 वर्ड्स के करीब है, और आपसे कहा जाता है कि 2500 वर्ड्स की ऐसे आपने लिखनी है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आप इस टॉपिक पे रिसर्च करके इसके रिलेटेड रिपोर्ट्स या फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट लीडरशिप है उसकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में आप लोग गेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी भी इस किस्म के हिस्से मैं दूंगा आने वाले दिनों में। आप लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें और बिल के आइकन को भी दबाया करें, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन ऑन होती है। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मैंने नीचे लिंक दी है, आप उससे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले IMF का वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश किया था। डिसीजियो एंड फार रीचिंग पॉलिसी एक्शन इज़ नीडेड टू एड्रेस दिस चैलेंजिंग आउटलुक। जो IMF की रिपोर्ट थी, उन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए थे और फिर ये भी कहा था कि इसके लिए एक फार रीचिंग पॉलिसी एक्शन की ज़रूरत है। डिसीजियो और फार रीचिंग पॉलिसी एक्शन, इसका मतलब ये है कि जो हमारी क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके पीछे बेड पॉलिसी है। जो पॉलिसी थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, इसी वजह से हमें इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो IMF ने ये एक अपने रिपोर्ट में जारी किया था, मैंने यहाँ पे ज़रूरी समझा इसलिए लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटलाइंस पढ़ लेते हैं। अच्छा, आप लोग आउटलाइंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, इनको रीअरेंज कर सकते हैं, या ऐसे के बाद आप इनकी हेडिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह आपसे ऐसे के पेपर में पूछा गया है, उसी तरीके से उसी के मुताबिक आप लोगों ने इनको मॉडिफाई करना है। पहला हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जैसे कि हर ऐसे के स्टार्ट में होता है। उसके बाद रीजंस ऑफ क्राइसिस एंड देयर इफेक्ट्स। पहला रीज़न है अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीसरा है टैक्स इवेजन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जो जागीरदार हैं वो टैक्स नहीं देती। चौथा है एनर्जी क्राइसिस। पांचवा है इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट। छठा करप्शन। सातवां लॉन्स टेररिज्म एंड टारगेट किलिंग इन कराची, खासकर क्योंकि कराची जो है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, तो वहाँ पे जब टारगेट किलिंग होती है उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ज़्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा आप लॉन्स टेररिज्म और जो टारगेट किलिंग है, ये आपके जहन में और अगर कोई फैक्टर है, रीज़न है, तो आप नीचे अलग अलग भी लिख सकते हैं। सजेशंस में पहला है डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अच्छा, जो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, इससे हमें न सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, बल्कि हमें लॉन्स से भी छुटकारा हासिल हो जाएगा। अच्छा, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। दूसरा सजेशन है फोकस ऑन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, नीड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन फॉर इन्वेस्टर्स, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लॉन्स अवॉइडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड लास्ट में कंक्लूजन। अच्छा, करंटली आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है और एडवांसमेंट है हर एक सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमी की वजह से। इसके अलावा मुल्क के कई इदारे हैं या मुल्क की कई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जिनसे हमने कर्ज़ा लिया है, उनके पास गिरवी रखी हुई हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसने पाकिस्तान को 150th पोजीशन पे डाला हुआ है, जिसका मतलब ये है जो 2017 की ईयर का HDI है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट में भी काफ़ी पीछे हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग ए चैलेंजिंग इकोनॉमिक आउटलुक। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान हैव सीरियसली jeopardized the very foundation of its polity. Due to dismal economic performance over the year, development of Pakistan in every sector have been affected. The security, sovereignty and territorial integrity of the state are mortgaged at international lending institution. Mortgage का मतलब है जब आप कोई चीज़ गिरवी रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी जो मुल्क की इज़्ज़त है, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि जो हम डिफरेंट टेरिटरीज़ है पाकिस्तान की, वो उन सब को गिरवी रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जब कर्ज़ा लिया जाता है तो उनके पास कुछ गिरवी रखा जाता है, ताकि कर्ज़ा वापस न देने की सूरत में उसे फिर
उसी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्लेस पाकिस्तान एट 158 पोजीशन इन द HDI रैंकिंग लिस्ट 2017। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो पाकिस्तान को 158 पोजीशन पे रखा गया है। Dismal economic growth signifies that the gap between the rich and poor is widening, millions are going jobless, unemployment is rising, inflation is skyrocketing, provisions of health and educational facilities are few and far between, and every year millions more are pushed below the poverty lines. तो जो सिचुएशन है डिसमल इकोनॉमी का मतलब है कि जो हमारी ख़राब इकोनॉमी है उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मिलियन ऑफ जॉब्स जो है उनकी ज़रूरत है। और जो बार बार हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर कहते आ रहे हैं कि अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है वो और भी गरीब होता जा रहा है, तो वही सिचुएशन है। और इसके अलावा जो पॉवर्टी लाइन है, बहुत से मिलियन ऑफ लोग हैं जो कि उससे नीचे आ रहे हैं। The sluggish economic outlook is characterized by a number of factors, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हैं कि कौन से फैक्टर हैं। अच्छा, ये अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा, लास्ट स्लाइड ऑफ इंट्रोडक्शन। दे इंक्लूड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्लाइन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड डिफिसिट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनर्जी क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, करप्शन एंड बैड गवर्नेंस। तो आप लोगों ने जो चीज़ें इसे में लिखनी होती है उसको आपने थोड़ा सा टच करना है। ये नहीं कि अपनी कंक्लूजन लिखनी है, यहाँ पे आपने जो चीज़ें बाद में ब्रीफ करनी है वो आप लोगों ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखनी है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़राब हो रही है। द प्रेजेंट रिजाइम हैज़ मेजरेबली फेल्ड टू इम्प्रूव एनी ऑफ द सेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ द नेशन। करंटली द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। Political and economic reforms are required to ameliorate the economic woes of the country. Ameliorate का मतलब है बेहतरी लाना, तो कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिसकी वजह से इकोनॉमी में बेहतरी आ सकती है। At the top of the list, low economic growth rate has hampered the country's economic recovery. सबसे पहले हम ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि पाकिस्तान की बहुत लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट कैसे कहते हैं कि जो आपके इलाके में या जो आपके मुल्क में प्रोडक्शन हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कि आपके मुल्क में कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पर हेड आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। जबकि यही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पाकिस्तान की बहुत कम है, यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत कम है, इनके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ये ख़ुद नहीं बना पा रहा। द करंट ग्रोथ रेट ऑफ 3% इज़ नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो करंटली जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो है 3.3%, जो कि सफिशिएंट नहीं है। दी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट इज़ लोवेस्ट इन साउथ एशिया, इवन बिहाइंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो इन ममालिक से भी हम पीछे हैं ग्रोथ रेट में। अच्छा, ग्रोथ रेट के इफ़ेक्ट क्या हो सकती है? ग्रोथ रेट की वजह से यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से जॉब क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ रेट अगर हमारी अच्छी हो तो उससे हमें टैक्सेस में भी आसानी होगी। अब जो इंडस्ट्री से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो जितनी इंडस्ट्री ज़्यादा होगी उतनी ही लोगों को जॉब्स मिलेंगी और उतनी ही टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी, जो कि मुल्क के ख़जाने में पैसा जाएगा। तो इसकी इफ़ेक्ट ये है कि मुल्क के ख़जाने में इसलिए पैसा नहीं जा रहा क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे कम है, ग्रोथ रेट कम है, इसलिए जो जॉबलेसनेस है वो भी इसी वजह से हैं। De-industrialization could be placed next in the list. There are reports that a number of textile manufacturers have relocated their industry in other countries. It has far-reaching effects on the economy of Pakistan. Economic Survey of Pakistan has estimated that the manufacturing sector is employing 14% of the workforce, contributing about 63% of taxes and making 25% of GDP. अच्छा, यहाँ पे मैं स्टॉप कर लेता हूँ, इन फैक्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कि पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उसमें 14% वर्कफोर्स काम कर रहा है, यानी कि जो 14% लोग हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। ये कंट्रीब्यूट करता है 63% ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो टोटल टैक्सेस जा रहे हैं मुल्क की ख़जाने में उसमें
3% जो हिस्सा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है। अभी जो पीछे हमने पढ़ा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर इंडस्ट्री और ज़्यादा यहाँ पे लगेंगी तो और भी टैक्सेस ज़्यादा होंगे और भी पैसा आएगा और वर्क फोर्स भी और इसमें काम करेंगे। और ये हमारी जीडीपी का कितने परसेंट हिस्सा बनाता है? 25%, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। लेकिन मसला क्या है, ये वो स्टेटिस्टिक्स हैं, ये उस वक्त की स्टेटिस्टिक है जब पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के हालात से गुजर रहा था। तो अगर पाकिस्तान में टेररिज्म ख़त्म की जाए और यहाँ पे इन्फ्लेशन न हो तो फिर ये जो इंडस्ट्री है ये और भी कंट्रीब्यूट कर सकती है जीडीपी में, जो अभी 25% कर रही है। तो इसके कम होने से हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए माहौल साजगार नहीं है। तो इसी वजह से रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिलोकेट हो रहे हैं दूसरे ममालिक को। The facts and figures are enough to know the importance of industrialization. Further, agriculture sector of Pakistan is contributing 22% to the GDP but paying only 1% in income tax. चूँकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो भी ज़राअत को दी जाती है। तो करंटली ये जीडीपी में तो 22% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ 1% टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो दे रहे हैं। और ये वर्कर्स की बात नहीं हो रही, उन लोगों की बात हो रही है जो कि लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कि टैक्स नहीं देते, ये उनकी बात हो रही है। इट एम्प्लॉयज़ 45% ऑफ द वर्क फोर्स, जो 45% वर्क फोर्स है यानी कि लोग हैं वो इनके पास काम करते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आर नीडेड इन ब्रिंगिंग द सेक्टर इनटू द टैक्स नेट। Moreover, the substantial share of profits from agriculture proceed is pocketed by landed जेंट्री। तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो इसका पैसा जो है वो उनके पास चला जाता है और वो टैक्स चोरी करते हैं। दस लैंडलॉर्ड्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कंट्री आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली इन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि जो एग्रीकल्चर है उस पर हर एक गवर्नमेंट जो आती है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा तवज्जो देती है, लेकिन इस बात की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये मद्देनज़र रखते हुए उनको सब्सिडी दी जाती है कि जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन जो लैंड लॉर्ड्स हैं दरअसल उनको फ़ायदा होता है और वो टैक्स भी अदा नहीं कर रहे हैं। तो टैक्स के सिस्टम को, जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंड लॉर्ड्स हैं जो टैक्स अदा नहीं कर रहे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की ज़रूरत है, उनको टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है। Apart from it, the energy crisis in Pakistan ruined the economy of the country. इसके अलावा जो एनर्जी है वो एक रिक्वायरमेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री लगा रहा है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके लिए बिजली और गैस खासकर इसकी ज़रूरत होती है, जबकि पाकिस्तान में एसी की कमी है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि अगर किसी कंपनी का कोई ऑफिस बाहर है, वो बाहर से काम कर रहा है लेकिन वो पाकिस्तान में आके बिज़नेस करता है, तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि पाकिस्तानी नहीं बल्कि कोई फॉरेन से यहाँ पे बिज़नेस करें, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि नहीं हो रही सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है। Industries and other business enterprises are facing acute shortages of electricity and gas. Alternate energy resources are increasing the cost of production, they are losing the competitive value of Pakistan exports. चूँकि एनर्जी जो है वो नहीं मिल रही होती इंडस्ट्रीज़ को, तो वो अपने लिए अल्टरनेटिव तलाश करते हैं, दूसरे रास्ते से वो एनर्जी जनरेट करते हैं और उनसे अपना काम चलाते हैं, और वो जो दूसरा अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं उससे जो प्रोडक्शन कास्ट है, जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट में इंक्रीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस में भी इंक्रीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है वो लूज़ कर जाता है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज़्यादा है और आपसे जो दूसरा आपका कंपटीटर है उसका कम है, तो लोग उसी का प्रोडक्ट लेंगे। तो इसी वजह से हाई प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कमी आ रही है, और उसकी वजह है एनर्जी क्राइसिस। यहाँ पर मैंने इफ़ेक्ट्स नहीं लिखे, तो जो एक्सपोर्ट्स में कमी की वजह है वो है एनर्जी क्राइसिस। यानी कि मैंने समझाया भी था पहले वीडियोस में, इसी को ट्रेड डिफिसिट कहते हैं कि आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हों और आपके एक्सपोर्ट्स कम हो। तो जो ट्रेड डिफिसिट हैं वो इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा।
Foreign investors are reluctant to invest in such a grim situation of economic growth. According to a report of Pakistan Institute of Development economists, the power outages are causing 3 to 4% loss to the economic growth rate every year. तो इसकी वजह से जो हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं, इसकी आप एक रिपोर्ट की भी हवाला दे सकते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट्स। इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें 3 to 4% जो है वो एनर्जी क्राइसिस ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो हमारी लो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें लॉसेस जो है वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से भी आ रहे हैं। Tax collection mismanagement is the another reason of economic crisis in Pakistan. A report published by National Database and Registration Authority (NADRA) has identified about 1.5 million people who own luxury cars, live in posh areas, have big houses, and frequently go on foreign trips. यहाँ पे नादरा की एक रिपोर्ट है जो कि काबिल ज़िक्र है। उन्होंने ये बताया है कि 1.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास लग्जरी कार्स हैं, वो अच्छी जगह पे रह रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े घर हैं और वो फॉरेन ट्रिप्स पे भी जाते रहते हैं, लेकिन वो टैक्स अदा नहीं कर रहे। This discovered gentry pay no taxes. Similarly, another study conducted by LUMS showed that only Rs 38 out of 100 due of tax is collected by the revenue system. लम्स ने एक सर्वे किया था जिसमें कहा गया था कि जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो हमारे FBR है और जो बाकी रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो 100 में से सिर्फ 38 रुपीज़ जो हैं वो कलेक्ट करते हैं, जबकि बाकी जो हैं वो टैक्स इवेजन होती है, टैक्स चोरी होती हैं। करप्शन ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स कलेक्टर शुड आल्सो बी ब्रॉट टू एन एंड। अच्छा, जो टैक्स कलेक्टर हैं वो करप्शन करते हैं जिसकी वजह से जो टैक्स हैं वो मुल्क की ख़जाने में नहीं जाती और वो थोड़े पैसों के बदले जो हैं टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स पेयर्स मनी मस्ट बी यूज ट्रांसपेरेंटली एंड फेयरली। करप्शन ऑफ द पोलिटिकल लीडर्स क्रिएटेड डिस्ट्रस्ट अमंग पब्लिक एंड टैक्स पेयर्स। A Transparency International report cited that another reason for evading taxes is the lack of people's trust in the tax system and their doubts about appropriate use of their tax money. अच्छा, एक तो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो करप्शन कर लेते हैं, दूसरी जो पॉलिटिकल लीडर्स की करप्शन है उसकी वजह से लोग जो हैं टैक्स नहीं देते, क्योंकि उनको शक होता है कि उनका पैसा जो है वो सही नहीं जा रहा। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि लोग इसलिए टैक्स नहीं दे रहे क्योंकि उनको शक है कि उनका पैसा सही जगह पे नहीं खर्च किया जा रहा। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप की करप्शन है उससे भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को नुकसान पहुँच रहा है। Besides, excessive borrowing is made to meet the fiscal deficit. Substantial amount of the revenue go into debt servicing and interest servicing. तो इतने कर्जे लिए गए हैं कि उन कर्ज़ों के ऊपर जो सूद आ रहा है सिर्फ वो भी पाकिस्तान की जो GDP है या जो पाकिस्तान की बजट है उसके लिए काफ़ी है। क्योंकि जब आप इतने सारे कर्ज़े लेते हैं तो उस पर उतना ही सूद आता है। तो जब आप सूद देते हैं और वो भी इतने ह्यूज अमाउंट में आप सूद देते हैं तो आपकी इकोनॉमी कभी बेहतर नहीं हो सकती। अदर मेजर रीजंस आर टेररिज्म, टारगेट किलिंग इन कराची, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड बैड गवर्नेंस। अच्छा, इनको आप अलग अलग लिख सकते हैं और इन पे कुछ जुमले भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे टेररिज्म हो वहाँ पे लोग नहीं आते, इन्वेस्ट नहीं करते वहाँ पे, जबकि लोगों को जो एसेट्स होती हैं उनको भी ख़तरा होता है टेररिस्ट की जानिब से और उनकी जानों को भी ख़तरा होता है। तो वो काम नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होता क्योंकि टेररिज्म की वजह से वो लोग काम नहीं कर सकते। टारगेट किलिंग इन कराची। कराची जो है वो मैंने पहले भी बताया इकनॉमिक हब है। अगर वहाँ पे जब टारगेट किलिंग होती थी, अब तो वहाँ पे हालात सही हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुँच रहा था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड बैड गवर्नेंस, ये भी दो बड़े वजूहात हैं जिनको मैंने इसलिए एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि आप लोग इस पे अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से किसी भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप की एक बयान की वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे चला जाता है। तो फिर जब पिछले 2017 से जब से प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने इन्वेस्टर्स हैं जो कि मुल्क से जा चुके होंगे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि मुल्क की फ्यूचर का पता नहीं चल रहा। एंड बैड गवर्नेंस और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी गवर्नेंस सही नहीं होती, उनकी पॉलिसी सही नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले भी IMF का एक आप लोगों को स्टेटमेंट बताया
Investors are reluctant to invest in Pakistan due to the above-mentioned reasons. To cope with these challenges, Government of Pakistan need to bring reforms in the following areas. Firstly, dependence on external capital inflow should be minimized by captivating domestic resource mobilization and reducing non-developmental expenditures. सबसे पहले तो जो हमारे imports हैं उनको कम करना चाहिए और वो तभी कम होंगे जब हम अपने resources को utilize करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं, अखराजात हैं, गैर ज़रूरी अखराजात हैं, उनको कम करेंगे, तब ही जो हम इस काबिल रहेंगे कि जो हमारे अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करें और जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उनको कम करें. The downward slide of the economic growth can also be checked by stimulating domestic resource mobilization. इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ ये होता है कि पर हेड कितनी प्रोडक्शन हो रही है. तो अगर यहाँ पे अपनी रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ जाएगी. टैक्स सिस्टम विल हैव टू बी इम्प्रूव्ड. टैक्स नेट नीड्स टू बी widened to generate additional funds. Moreover, domestic trade should be promoted. It will create employment opportunities and accelerate indigenous business activities. तो यहाँ पे जो वर्डिंग है वो इजी है, आप लोग समझ सकते हैं कि अपने ट्रेड को प्रमोट कर देना चाहिए, टैक्स जो है उसका सिस्टम ठीक करना चाहिए ताकि एडिशनल फंड्स आएँ और अपॉर्चुनिटीज़ इससे बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट की. Secondly, special attention should be given to the establishment of special economic zones. These special zones will attract foreign investment because they offer special tax cuts, transportation and infrastructure facilities. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये होता है कि इससे फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप टैक्स जो हैं उनको रिड्यूस कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने को ज़्यादा अहमियत देते हैं. इन दिस रिगार्ड सक्सेसफुल कंप्लीटनेस ऑफ द सीपेक प्रोजेक्ट इज़ मैंडेटरी टू बूस्ट ऑफ द इकोनॉमी. तो अगर सीपेक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है वो भी हल हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो हैं वो ज़्यादा आएंगे हमारे मुल्क में. Thirdly, human resource development and skill development can help to promote a positive trend in the economic performance of the country. जब आपकी वर्कर्स जो हैं वो स्किलफुल हों, वो महारत रखते हों, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? The skillful workers can contribute in the country's economy to boost up its exports by producing quality products in the market. आपके अगर वर्कफोर्स जो हैं, आपके वर्कर्स जो हैं वो स्किलफुल हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकेंगे और कम प्राइस पे बना सकेंगे, तो इसी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स बूस्ट अप होंगे. Fourthly, the country need to maintain the peaceful environment. Few years ago, the terrorism harmed the country economy due to the fear of investors. सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो सही हो, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को अपनी जान का ख़तरा होगा तो वो यहाँ नहीं आएंगी जैसा कि पहले होता था. अब हालात थोड़े ठीक हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने मेंटेन का लफ्ज़ लिखा है. Now the situation is far better than those years. The security situation must be improved to further to provide pleasant environment to investors. Fifthly, the structure and institutional reforms are needed to achieve sustainable economic growth. The small-scale industry must be regulated to encourage them to contribute and compete on the national and international level. It will boost up the exports of the country. हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, और उनको जो मैनेजमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है या जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, वो उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जबकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जीडीपी में भी. तो उनको ये मौक़े देने चाहिए, उनको रेगुलेट करना चाहिए कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सके और कम्पीट कर सकें. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए जो इंडस्ट्री की कैपिटल होती हैं वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो
اگر کم ہے تو آپ اسٹاک ایکسچینج میں اپنی انڈسٹری کو لسٹ نہیں کر سکتے، اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرتا ہے، آپ کے پروڈکٹس جو ہیں وہ وہیں سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسی مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ جو اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں ان کو وہاں تک رسائی حاصل ہو۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنل ریفارم اور اسٹرکچرل ریفارمز، یہ ہر جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ پالیسی سے ہی ریلیٹڈ ہیں کہ آپ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں آپ ریفارم لائیں، آپ FBR میں ریفارم لائیں، آپ اپنے ٹیکس سٹرکچر جو ہے اس میں ریفارم لائیں، آپ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف اقدامات کریں، اپنی انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنائیں۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ سجیشن ہے کہ ملک کو انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہیں اس کی ضرورت ہے۔ Sixthly, the current policy of the government to make the next IMF package is the last one must be implemented. Country can't bear more money to be borrowed. For the government expenditures, the country natural resources must be utilized to avoid further loans. Pakistan is rich in natural resources, only need better management. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں سود دینی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو اور قرضے نہ لیے جائیں، جیسا کہ کرنٹلی جو انکمبینٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لاسٹ IMF پیکیج ہوگا، تو اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ Seventhly, the accountability of the officers and political leaders is mandatory to protect the money of the public. It will reduce trust deficit between government and the public, in which will increase the amount of money collected. Further, the mismanagement should be handled by imposing the penalties. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کرپشن، آفیسرز کی کرپشن اور پولیٹیکل لیڈرز کی کرپشن۔ تو اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی واحد آپشن ہے تاکہ لوگ اپنا ٹیکس دیں، صرف اور صرف اس لیے وہ ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ ان کو اپنے لیڈرز پہ، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ تو اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرنٹلی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ایک رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 5 ٹریلین روپیز جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی گئی پچھلے ایئر میں۔ تو آپ مس مینجمنٹ کی مد میں بھی اگر اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں تو آپ کی اکانومی کی کیا حالت ہوگی؟ ایک سال میں 5 ٹریلین روپیز۔ تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے کہ جو مس مینجمنٹ یعنی کہ غلطی کرتے ہیں اور وہ اپنے جو ذمہ داری ہے وہ صحیح طرح سے نہیں نبھاتے، ان پہ پینلٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس قسم کے کام نہ کر سکیں۔ اچھا، اب ہم کنکلوژن پڑھ لیتے ہیں۔ At last it can be concluded that the problems of the Pakistan's economy can only be fixed through structure and institutional reforms. The economic growth can be controlled by increasing the production of the quality products. It is only possible through better security situation and human development. The honest political leadership is required to protect the money of the public. One can hope for top-listed economy in the future by removing the flaws and implementing the given suggestions. تو آپ کو کنکلوژن میں ایک سمری لکھنی ہوتی ہے، تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے، ہانسٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ کو، جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہم بہت 150th رینکنگ ہے ہماری، اس کو امپروو کر دینا چاہیے، اور ہانسٹ لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ہوپ کیا جا سکتا ہے کہ اگر جو سجیشنز دیے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا گیا تو پاکستان کی اکانومی جو ہوگی وہ ٹاپ لسٹڈ ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ویڈیو، میں نے کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، لیکن چونکہ میری طبیعت ناساز ہے اس لیے ہو سکتا ہے کچھ ڈکٹیشن میں مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی، لیکن میں اس لیے اس پہ فوکس نہیں کر پایا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور بھی ایسیز دوں گا اور ہم اس کو صحیح طرح سے کور کریں گے۔ آپ لوگ اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے نیچے لنک دیا ہے، آپ لوگ اس سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو میری ورڈنگ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ خود، کیونکہ ویڈیو سے پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے بھی ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔